अचानक से स्वाति जो होती हैं वो आखिरी वाले कमरे में घसीटती हुई चली जाती हैं, जैसे कोई चीज उनको खींच रही हो। वो खींचते हुए जाती हैं और दरवाजा यहाँ पे बंद हो जाता है। अब जब दरवाजा ऐसे बंद होगा तो कोई भी शख्स चिल्लाएगा, चीखेगा, लेकिन अंदर से कुछ भी यहाँ पर आवाज नहीं आ रही थी। स्वाति के चिल्लाने की आवाज आ ही नहीं रही थी। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद में कमरा खुलता है और स्वाति बाहर आती है। उनके पूरे बाल यहाँ पे बिखरे हुए थे और स्वाति बहुत ही भयानक आंखों के साथ में अपनी माता पिता की तरफ देखते हुए कहती है, मैं मंजू बोल रही हूं, इस लड़की को यहीं पर छोड़ दो, अपनी बेटी मुझे दे दो और तुम यहां से चुपचाप चले जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, ये मेरी बेटी है, मैं इसे अपने साथ रखूंगी, मैं इसे पालूंगी। तुम लोग अपना भला चाहते हो तो यहां से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो इतना ही बोलती है और इतने में ही स्वाति जो होती है बेहोश होकर गिर जाती है। वो लोग इधर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सुबह तक का वो इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने यहाँ पर अपना सारा का सारा सामान छोड़ा और फटाफट से उस घर से यहाँ पर बाहर भाग गए। इधर जो स्वाति होती हैं उनसे बहुत पूछा जाता है कि तुम उस कमरे के अंदर कैसे गई, तुम्हारे साथ में क्या क्या हुआ। तो स्वाति पूरी की पूरी स्टोरी बता देती हैं कि उन्हें उस कमरे से आवाजें आया करती थी, ऐसा ऐसा उनको फील होता था और एक दिन उनको यहाँ पर आंख दिखाई दी थी। किसी ने कहा था कि अगर खिलौने चाहिए तो दरवाजा खोल दो और इसी के चलते मैंने उस दरवाजे को खोल दिया। तो जब उनसे पूछा जाता है तो उनको समझ में आ जाता है कि स्वाति के साथ ये सारा चक्कर चल रहा था और कहीं ना कहीं उन लोगों की जान को भी खतरा था। वो लोग यहाँ पर बहुत डर जाते हैं। लेकिन जब वो लोग अपने घर पर जाते हैं, घर पे जाने के कुछ 2-3 दिन के बाद में स्वाति की तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ जाती है। बहुत ही ज़्यादा स्वाति की तबीयत बिगड़ जाती है और उस घर से कुछ 2-3 किलोमीटर दूर एक किराए का घर वो ले लेते हैं और वहाँ पर वो लोग रह रहे होते हैं। जब से वो लोग उस घर को छोड़कर आए थे उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मियाँ बीवी के रिश्तों में तो फिर भी ठीक ठाक सा प्यार आ गया था, लेकिन बेटी की जो हालत थी वो यहाँ पर बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी तबीयत लगातार दिन पे दिन यहाँ पर खराब रहती थी। वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर्स को भी दिखाया गया, कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन वो लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पर कल इसको किसी पंडित जी के पास में दिखाएंगे और देखते हैं क्या उस आत्मा का प्रकोप अभी भी इसके ऊपर है, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसके ऊपर पक्का उस आत्मा का ही प्रकोप है। टू देयर सरप्राइज जब वो लोग उस रात को सोते हैं, अगले दिन उनको अपनी बेटी मिलती ही नहीं। वो पूरा घर छान मारते हैं, उनकी बेटी उनको नहीं मिलती। आसपास के लोगों से पूछते हैं, आपके घर आई है, यहाँ पर खेल रही थी, क्या हुआ? किसी को कुछ खबर नहीं कि स्वाति कहाँ चली गई। थक हार करके जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, वो वापस से उस घर की तरफ जाते हैं। उस घर में जाने के बाद में उस घर को देखते हैं, उन्हें वहां पर भी अपनी बेटी नहीं मिलती। अब वो कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि शायद उनकी बेटी यहाँ पर उस आखिरी वाले कमरे में ही है। वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके साथ में बहुत कुछ यहाँ पर अजीब हो चुका था और टिपिकल हॉरर फिल्म्स की तरह से वो ऐसा नहीं कि यहाँ पर अकेले गए हों, वो यहाँ पर काफ़ी लोगों को लेकर के गए थे। कुछ 7-8 लोगों को लेकर के गए थे कि कल को उनके साथ में कोई अनहोनी हो तो उन्हें कोई बचा ले। वो इतने लोगों को अपने साथ लेकर के जाते हैं और जाकर के देखते हैं कि जो उनकी बेटी स्वाति है वो यहाँ पर फांसी खा करके लटक चुकी है। वो यहाँ पर फांसी के फंदे पे झूल रही है। वो अपनी बेटी की जैसे ही लाश देखते हैं वो बिल्कुल टूट जाते हैं। नीलम तो लगभग बेहोशी हो गई थी और इधर जो ऋषि थे वो अपनी बेटी की यहाँ पर लाश को झूलते हुए देख रहे थे। लाश यहाँ पर हवा में झूल रही थी और वो बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, लेकिन अब वो उस चीज़ को अंडू नहीं कर सकते थे। बिल्कुल वो टूट चुके थे। जो अब तक उनको घर का यहाँ पर खौफ था वो खौफ भी कहीं ना कहीं चला गया था। जीने की तमन्ना उनके अंदर मर चुकी थी, लेकिन फिर भी जीना तो उनको था ही। वो जो बचा कुचा सामान था जो कल तक वो डर की वजह से उठाते नहीं हैं, वो आज उस सामान को लेकर के उस घर से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने के बाद में वो यही सोचते हैं कि आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद में वो उस घर की बाउंड्री को दोबारा से बहुत ऊंचा बनवाते हैं ताकि कोई भी इस घर के अंदर ना आ सके। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो बोर्ड इधर रवि ने पहले लगा रखा था, जिसको उन्होंने यहाँ पर स्टोर रूम के अंदर डाल दिया था, उसको ला करके वापस से लगा देते हैं। वो कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि वो इस घर के अंदर नहीं रह सकते और कोई भी परिवार अगर इस घर के अंदर रहेगा तो उस परिवार का हश्र यहाँ पर बहुत ही बुरा होगा। वो बाद में यहाँ पर रवि की फैमिली से कांटेक्ट भी करते हैं और पूछते हैं, रवि से पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उन्हें कोई
तो उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मंजू की आत्मा ने उनकी बेटी की जान यहाँ पर ले ली, जबकि वो कभी भी किसी औरत को नहीं मारती थी। वो मारती थी तो आदमियों को ही मारती थी। इस घर में भी ऋषि को यहाँ पर चोटें आई थी, ऋषि का भी गला घुटा था, लेकिन कभी नीलम को कोई चोट नहीं आई थी, ना ही कभी स्वाति को। तो काफ़ी अचंभे में थे वो लोग कि आखिर स्वाति की जान गई तो गई क्यों। तो इधर बस वो लोग एक निष्कर्ष पर ही पहुंच सकते थे, एक तुक्का ही लगा सकते थे। उन्हें बस ये लगता है, आज भी उन्हें यही चीज़ लगती है कि जो मंजू थी वो निसंतान थी, यानी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके पेट में बच्चा ज़रूर पल रहा था, लेकिन उसी वक्त पर उसने यहाँ पर फांसी लगा ली थी। तो शायद उसको यहाँ पर स्वाति के अंदर अपनी बेटी दिखाई देती होगी, और इसी के चलते वो कभी भी उसको खोना नहीं चाहती थी, और शायद इसी वजह से उनकी बेटी उनसे अलग हो गई। अभी भी वो घर इधर असम के अंदर है। जो इधर ऋषि का परिवार है वो वहाँ से चला गया और इंडिया के किसी दूसरे पार्ट में रहता है। उसके बाद में रवि ने इधर बताया भी कि कुछ 5-6 साल बाद उनकी जब उनसे बात हुई तो उन्हें मालूम चला कि उन्होंने यहाँ पर 2 ट्विंस को भी जन्म दिया है और उनकी फैमिली दोबारा से कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वाति के गम से यहाँ पर उभर नहीं पाए। इधर रवि जो है वो बताते हैं कि जो लास्ट अपडेट है उस घर का वो है 2019 का। 2019 के बाद से उन्होंने कभी भी उस घर के आसपास विजिट नहीं किया। रवि और ऋषि कहीं ना कहीं हर साल जाकर के उस घर का मुआयना लिया करते थे और ये जानने की कोशिश करते थे कि कोई अजनबी शख्स तो वहां पर नहीं ठहरा है, या आस पड़ोस के लोगों से भी पूछ लिया करते थे। आस पड़ोस के लोग जानते थे कि वो घर श्रापित है। तो 2019 में जाकर के उन्होंने यहाँ पर देखा कि उस घर के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ उग चुके हैं। लगभग वो घर यहाँ पे कवर्ड हो चुका है, आसपास बहुत बड़ी बड़ी ग्रासेस उग चुकी हैं और कोई भी उस घर के अंदर नहीं है। वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह का बोर्ड वगैरह था वो भी यहाँ पर बहुत बेकार हो चुका है। लगभग इधर आप समझ सकते हैं कि जंग खा चुका है वो, और उस घर पे अब कोई भी नहीं रहता। 2002 के अंदर ये ऋषि के साथ में कांड हुआ और उसके बाद में 2019 तक इधर कभी ऋषि तो कभी रवि जाकर के उस घर का मुआयना लेते रहे। रवि ने यहाँ पर कहा कि अब मैं वहां पर नहीं जाता और शायद ऋषि यहाँ पर जाते हैं। मेरी ऋषि से इतनी ऑफनली बात नहीं होती है, लेकिन ऋषि शायद से अब उस घर का ख्याल रख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कोई भी उस घर के अंदर ना जाए। तो ये थी एक कहानी श्रापित घर की, जिसके अंदर एक ऐसी आत्मा भटकती थी जिसको सही गलत के अंदर कोई भी अंतर नहीं मालूम था। पहले तो उसने इस घर के सभी मर्दों को तड़पाया और उसके बाद में एक दिन उसने एक लड़की की भी यहाँ पर जान ले ली और कोई भी शख्स यहाँ पर खुश नहीं रह सका। 2 परिवार यहाँ पर रहने जरूर आए और दोनों का हश्र बहुत ही बुरा हुआ, और ऐसा हश्र जिसको वो कभी जिंदगी भर भुला नहीं सकते। रवि को बचपन का सदमा पहुंचा था और कहीं ना कहीं ऋषि को एक ऐसा सदमा पहुंचा जिससे वो शायद कभी भी उभर नहीं पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा किस्सा था इधर मंजू का, जिसकी आत्मा यहाँ पर उस शापित घर के अंदर कैद थी और शायद आज भी कैद है। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था इन दोनों परिवारों के साथ में। तो मैं कुछ भी यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकता कि ये स्टोरी रियल है या फेक है, क्योंकि मैंने इसको इंटरनेट पे पढ़ा है। तो आप अपने परसेप्शन के हिसाब से सोचिए कि आपको क्या लगता है कि स्टोरी रियल है या फेक है। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, या ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ आप उसे मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो वहाँ पर जा करके अपनी स्टोरी को मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी रहेगी कि जब भी आप अपनी स्टोरी को मुझे भेजें तो जितना डिटेल में हो सके ना उतना डिटेल में भेजें, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तरीके से पेश कर सकूं जिस तरीके से आपने मुझे भेजा है। अगर आपको यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे वॉइस मैसेज के द्वारा भी इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। आपकी स्टोरी का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा मुझे, और आप मुझे ज़रूर बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।